नमस्कार, डीडी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। भारत और मालदीव के बीच वार्ता में द्विपक्षीय निवेश संधि को अंतिम रूप देने पर बनी सहमति। मुक्त व्यापार समझौते पर भी चर्चा की होगी शुरुआत। भारत मालदीव को देगा 5,000 करोड़ रुपए की लाइन ऑफ क्रेडिट। पीएम ने कहा, हमारे संबंध नई ऊंचाइयों को छू रहे। मॉनसून सत्र के पहले हफ्ते के आखिरी दिन भी जारी रहा हंगामा। नहीं चल सके दोनों सदन। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा, विपक्ष के हंगामे से लोगों का हो रहा नुकसान। लोकसभा अध्यक्ष की सर्वदलीय बैठक में सोमवार से सदन चलाने पर सहमति। ऑपरेशन सिंदूर पर सोमवार से लोकसभा में और मंगलवार से राज्यसभा में 16 घंटे की होगी चर्चा। रक्षा मंत्री समेत तमाम मंत्री लेंगे हिस्सा। किरण रिजिजू ने कहा कि चर्चा में सरकार की ओर से कौन बोलेगा ये विपक्ष तय नहीं कर सकता है और विपक्ष की ओर से कौन बोलेगा ये सरकार तय नहीं कर सकती। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आपत्तिजनक और अश्लील कंटेंट पर सरकार सख्त। उल्लू, बिग शॉट्स जैसे 25 ओटीटी प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाने का फैसला। फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों ने किया स्वागत। मैनचेस्टर टेस्ट में तीसरे दिन भी भारतीय गेंदबाज बेअसर। जो रूट ने जमाया शतक। इंग्लैंड की मजबूत स्थिति। 150 से ज्यादा रनों की बनाई बढ़त। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच भीषण संघर्ष। थाईलैंड के पीएम की झड़पों के जंग में बदलने की चेतावनी। सीमावर्ती 8 जिलों में मार्शल लॉ घोषित। दोनों देशों ने मलेशिया के सीज फायर प्रस्ताव का किया समर्थन। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू ने प्रधानमंत्री मोदी के सम्मान में रात्रि भोज दिया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के संबंध भरोसे की नींव पर टिके हैं और रिश्ता सद्भाव से चलता है। सतत विकास की यात्रा में मालदीव और भारत साथ साथ हैं। दोनों ही देश ग्लोबल साउथ के साथी हैं, इसलिए एक दूसरे के हितों और ज़रूरतों को समझते हैं। प्रधानमंत्री ने मालदीव को 60वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामना दी और कहा कि भारत एक सच्चा मित्र है। फ्रेंड्स, भारत और मालदीव के संबंध सदियों पुराने हैं। हम पड़ोसी हैं, साझेदार हैं और जरूरत के समय साथ खड़े रहने वाले सच्चे मित्र हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा है, मालदीव भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में विशेष स्थान रखता है। जैसे दिवेही में कहते हैं, डिप्लोमेसी अ भूरे बोड़ा फेन्ननी गाय गुल्लुन। यह केवल डिप्लोमेसी नहीं है, बल्कि गहरी आत्मीयता का रिश्ता है। हमारी साझी विरासत मानसून जितनी पुरानी और अड़ू बोंडी मिठाई जितनी मीठी है। वहीं राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू ने भारत के संबंधों को लेकर गर्मजोशी दिखाई। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन और उनके सहयोग की सराहना की। Excellency, first of all, let me convey my heartiest congratulations to Your Excellency on becoming the second longest serving Prime Minister of India today. This remarkable milestone, 4,078 consecutive days in office, is a testament to your unwavering commitment to public service and dedication to the progress and prosperity of the Indian people. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मालदीव के राष्ट्रपति मोइज़ू के बीच हुई द्विपक्षीय और प्रतिनिधिमंडल स्तर वार्ता में
4,850 करोड़ रुपए की लाइन ऑफ क्रेडिट समेत कई महत्वपूर्ण समझौतों पर सहमति बनी। पीएम ने मालदीव को मकान, वाहन, भीष्म क्यूब और रक्षा भवन सौंपते हुए सामुदायिक विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इस दौरान दोनों नेताओं ने एक पेड़ मां के नाम अभियान में हिस्सा लिया। पीएम की ये यात्रा भारत मालदीव दोस्ती में एक नया अध्याय है। हमारी डेवलपमेंट पार्टनरशिप को नई उड़ान देने के लिए हमने मालदीव के लिए $565 मिलियन यानी लगभग 5,000 करोड़ रुपए की लाइन ऑफ क्रेडिट देने का निर्णय लिया है। इतिहास से भी पुरानी और समुद्र जितनी गहरी भारत मालदीव दोस्ती में नया अध्याय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति मोइजू के बीच द्विपक्षीय और प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद कई अहम समझौते हुए। भारत ने मालदीव के लिए 4,850 करोड़ रुपए की लाइन ऑफ क्रेडिट का ऐलान किया। साथ ही दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते के लिए वार्ता की भी घोषणा हुई। मत्स्य पालन, डिजिटल तकनीक और सीमा पार भुगतान जैसे क्षेत्रों में सहयोग और मौसम संबंधी जानकारी साझा करने पर भी सहमति बनी। साझेदारी अब वेदर साइंस में भी होगी। मौसम चाहे जैसा हो, आवर फ्रेंडशिप विल ऑलवेज रिमेन ब्राइट एंड क्लियर। प्रधानमंत्री ने भारत की सहायता से वहां बने 3,300 मकान मालदीव को सौंपे। पीएम ने राष्ट्रपति मोइजू के साथ मिलकर अड्डू सिटी में सड़क और निकासी सिस्टम से जुड़ी परियोजना का शुभारंभ किया। साथ ही 6 उच्च प्रभावी सामुदायिक विकास परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया गया। समुद्री सुरक्षा साझेदारी का विजन साझा किया था, अब यह रियलिटी बन रहा है और उसी का परिणाम है कि हमारे संबंध नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। कई सारी परियोजनाओं का लोकार्पण संभव हुआ है। पीएम ने मालदीव को 72 वाहन और उपकरण सौंपे। इन्हें वहां की सुरक्षा एजेंसियां प्रयोग करेंगी। पीएम और राष्ट्रपति मोइजू ने संयुक्त रूप से रक्षा भवन का भी उद्घाटन किया। ये भवन दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी का एक भव्य उदाहरण है। पीएम जब भवन का शुभारंभ करने पहुंचे तो भारी जनसमूह ने गर्मजोशी से अभिनंदन किया। The two leaders also together inaugurated the roads and drainage system project in Addu city, 6 high-impact community development projects, and just now, a short while ago, the Ministry of Defence building in Malé. The Prime Minister also handed over 72 vehicles and other equipment that will be used by the MNDF for various purposes. मालदीव को प्रधानमंत्री ने भीष्म क्यूब भेंट किए। ये पोर्टेबल मेडिकल यूनिट हैं जो कि आपात स्थिति में चिकित्सा सेवा बनाए रखने में कारगर हैं। ये क्यूब आपदा और युद्धग्रस्त क्षेत्रों में बहुत ही उपयोगी हैं। पर्यावरण संरक्षण की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाते हुए पीएम और राष्ट्रपति मोइजू ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत माले में वृक्षारोपण किया। मालदीव के राष्ट्रपति ने भारत के साथ मजबूत दोस्ती का जिक्र किया। Our people-to-people connections have long been the foundation of the relationship between the Maldives and India. Through cultural exchanges, tourism, education, and familial bonds, we continue to strengthen mutual understanding and goodwill between our nations. Looking ahead, we are fully committed to further strengthen our cooperation with India across a broad range of sectors through exchange of high-level visits. Prime Minister Modi, I once again thank you for your commitment to enhancing the close ties between the Maldives and India. मालदीव में पीएम का अभिनंदन बेहद भव्य ढंग से हुआ। रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियों में दोनों देशों की पुरानी और मजबूत दोस्ती की झलक साफ दिखाई दी। मालदीव मना रहा है अपनी स्वतंत्रता के 60 साल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस अवसर पर गेस्ट ऑफ ऑनर भी होंगे और ये इस बात का प्रतीक है कि भारत और मालदीव दोनों के रिश्ते मजबूत हैं। दोनों मजबूती से आतंकवाद, मैरीटाइम सिक्योरिटी और आपसी सहयोग के लिए खड़े हैं। कैमरामैन अनिकेत दुबे के साथ मैं विशाल बैरिस्टो, डीडी न्यूज़, माले।
मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू ने भारत और मालदीव के मजबूत संबंधों का आधार दोनों देशों के लोगों के बीच मजबूत आपसी संबंध को बताया। साथ ही राष्ट्रपति मोइज़ू ने दोनों देशों के आपसी संबंधों को और मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की प्रशंसा की। Our people-to-people connections have long been the foundation of the relationship between the Maldives and India. Through cultural exchanges, tourism, education, and familial bonds, we continue to strengthen mutual understanding and goodwill between our nations. Looking ahead, we are fully committed to further strengthen our cooperation with India across a broad range of sectors through exchange of high-level visits. Prime Minister Modi, I once again thank you for your commitment to enhancing the close ties between the Maldives and India. मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू ने दोनों देशों के बीच पर्यटन को बढ़ावा देने, सहयोग और कनेक्टिविटी बढ़ाने पर भी जोर दिया। India remains a key source market for Maldivian tourism. We discussed ways to expand this vital sector through enhanced cooperation and connectivity, including commencement of direct flights to further enhance this connectivity. और आइए अब दूसरी खबरों की ओर चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को अपने कार्यकाल के 4078 दिन पूरे कर लिए। इस तरह उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 तक लगातार 4077 दिनों तक प्रधानमंत्री रहने के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। इस उपलब्धि के साथ प्रधानमंत्री मोदी भारत के इतिहास में लगातार सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले दूसरे व्यक्ति बन गए हैं। अपने मन में एक लक्ष्य लिए, मंजिल अपनी प्रत्यक्ष लिए, हम तोड़ रहे हैं जंजीरें, हम बदल रहे हैं तस्वीरें। ये नवयुग है, ये नव भारत है, खुद लिखेंगे अपनी तकदीर। हम बदल रहे हैं तस्वीर, खुद लिखेंगे अपनी तकदीर। जीत है, जीत है, जीत है, एक सूर्य उगाना है। जीत है, एक सूर्य उगाना है, अंबर से ऊंचा जाना है। सत्ता नहीं बल्कि सेवा का ऐतिहासिक कार्यकाल अब कीर्तिमान के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से जुड़ गया है। उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल के 4078 दिन पूरे करने के साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को पीछे छोड़ दिया है और वे सबसे लंबे समय तक इस पद पर रहने वाले भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बन गए हैं। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य और केंद्र मिलाकर लगातार 24 वर्षों तक सरकार का नेतृत्व कर चुके हैं, जो सभी प्रधानमंत्रियों के बीच एक रिकॉर्ड है। वे 1947 के बाद पैदा हुए गैर हिंदी भाषी राज्य से सबसे लंबे समय तक रहने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं। इंदिरा गांधी 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 तक लगातार 4077 दिनों तक प्रधानमंत्री रही थी, जबकि मोदी 25 जुलाई 2025 को अपने कार्यकाल के 4078 दिन पूरे कर रहे हैं। राज्य केंद्र में लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार के प्रमुख के तौर पर लंबे कार्यकाल के रूप में पीएम मोदी की उपलब्धि मील का एक पत्थर है। पीएम मोदी भारत के सभी प्रधानमंत्रियों और मुख्यमंत्रियों के बीच एकमात्र ऐसे नेता हैं जिन्होंने किसी पार्टी के नेता के रूप में लगातार 6 चुनाव जीते हैं। उन्होंने 2002, 2007 और 2012 में गुजरात विधानसभा चुनाव के बाद 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव जीते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का रिकॉर्ड तोड़ सर्वाधिक समय तक पद पर रहने वाले देश के दूसरे प्रधानमंत्री बन गए हैं। पीएम मोदी की इस उपलब्धि पर पार्टी के नेताओं ने उन्हें बधाई दी है। आज़ाद भारत के इतिहास में प्रधानमंत्री के रूप में दूसरा सबसे लंबा कार्यकाल पूरा करने वाले आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। विश्व के अंदर भारत की एक अलग पहचान विकसित हो रही है और विकसित भारत के सूत्र को भारत और दुनिया के सामने भारत का लक्ष्य तय करके कि 2047 तक विकसित भारत बनेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दूसरे ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो आज़ाद भारत में लगातार सेवा का अवसर उन्हें इतने लंबे समय तक मिला और पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो आज़ाद भारत में जन्म लेने के बाद इतने वर्षों तक लगातार सेवा का अवसर भारत की जनता ने दिया है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को नई दिल्ली में 2 दिवसीय राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया। और आइए अगली खबर की ओर चलते हैं। बिहार में मतदाता गहन पुनरीक्षण एसआईआर पर सियासी घमासान जारी है। बिहार विधानसभा में विपक्ष ने एसआईआर के मुद्दे पर जमकर हंगामा किया। आरजेडी कांग्रेस विधायकों के काले कपड़े पर भड़के सीएम नीतीश कुमार। बिहार विधानमंडल के मॉनसून सत्र के आखिरी दिन एसआईआर के मुद्दे पर सियासी घमासान चरम पर नजर आया। महागठबंधन के विधायक जहां काले कपड़ों में प्रदर्शन करते दिखाई दिए, वहीं सत्ता पक्ष ने भी अनोखे अंदाज में विपक्ष पर पलटवार किया। सदन में हुई धक्का मुक्की के बाद बीजेपी और जदयू विधायक हेलमेट लगाकर पहुंचे। उनका कहना है कि उन्हें आरजेडी और कांग्रेस विधायकों से अब डर लग रहा है। गुंडा लोग जो है राजद के, वह कब रोड़ा पत्थर चला देंगे, कब किसके शरीर पर मार देंगे, इसलिए हम लोग हेलमेट पहन के। जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो विपक्षी दलों के विधायक एसआईआर के मुद्दे पर सदन में हंगामा करने लगे, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विपक्षी विधायकों के काले कपड़ों पर तंज कसा। अब आप लोग अपना ऐसे ही आपको बता दिया है कि ऐसा ही कपड़ा पहन लो, तो आप लोग सब यही हाल हो गए। आज तक कभी नहीं था, यही देख नहीं देता। लेकिन हंगामा जारी रहा और सिर्फ 7 मिनट बाद ही सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। भोजनावकाश के बाद जब बिहार विधानसभा की कार्यवाही फिर से शुरू हुई, तब भी विपक्ष का हंगामा नहीं थमा और आखिरकार बिहार के 17वीं विधानसभा के अंतिम सत्र का हंगामेदार समापन हो गया। विपक्ष का आरोप है कि एसआईआर के नाम पर गरीब और प्रवासी मतदाताओं को निशाना बनाया जा रहा है, जबकि सत्ता पक्ष का कहना है कि एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष का हंगामा सिर्फ भ्रम और अशांति फैलाने की साजिश है। एसआईआर के मामले में तो हम लोग का स्टैंड क्लियर है, न्याय संगत बात नहीं करते हैं और ये वोट को घटाने का काम कर रहे हैं। जितना करना है कर ले, जनता फैसला करेगी। विपक्ष के लोग कब तक अराजकता के वातावरण में जीते रहेंगे? गंभीरता के साथ अपनी बात को रखनी चाहिए। दुर्भाग्य है ये अभी तक उसी रास्ते पर चल रहे हैं। सरकार की कोई भी मंशा नहीं है कि हम बिहार के किसी भी नागरिक का मतदाता सूची से नाम कटने देंगे, क्योंकि इनके पास एजेंडा नहीं है और एजेंडा इनके पास नहीं है, सिर्फ विधानसभा का समय बर्बाद करने का काम है। इस बीच एसआईआर के तहत अब तक 99% मतदाताओं को कवर किया जा चुका है। एसआईआर के अब तक जो आंकड़े सामने आए हैं, उनके मुताबिक 1 लाख मतदाताओं का पता नहीं चल पाया है, जबकि 21.6 लाख मतदाताओं का निधन, 31.5 लाख से अधिक मतदाताओं का पलायन और 7 लाख वोटर एक से अधिक जगहों पर पंजीकृत पाए गए हैं। ड्राफ्ट मतदाता सूची 1 अगस्त को प्रकाशित की जाएगी और कोई भी मतदाता या राजनीतिक दल 1 सितंबर 2025 तक नाम छूटने पर दावा दायर कर सकता है या गलत नाम शामिल होने की स्थिति में आपत्ति दर्ज करा सकता है। डीडी न्यूज के लिए पटना से मधुरेश नारायण की रिपोर्ट। राजस्थान के झालावाड़ के पीपलोदी गांव में शुक्रवार सुबह एक सरकारी स्कूल की जर्जर इमारत का एक हिस्सा ढह गया। हादसे में कम से कम 7 बच्चों की मौत हो गई, जबकि 20 से अधिक बच्चे घायल हैं। राजस्थान के झालावाड़ जिले के मनोहर थाना ब्लॉक के पिपलोदी गांव में शुक्रवार सुबह एक सरकारी स्कूल की जर्जर इमारत का एक हिस्सा ढह गया।
हादसे में कम से कम 7 बच्चों की मौत हो गई, जबकि 20 से अधिक बच्चे घायल हैं। मलबे में दबे बच्चों को शिक्षकों और ग्रामीणों की मदद से बाहर निकाला गया। सभी घायलों को मनोहर थाना अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से गंभीर रूप से घायल बच्चों को झालवाड़ जिला अस्पताल रेफर किया गया है। स्कूल हादसे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, राजस्थान के झालवाड़ में एक विद्यालय की छत गिरने से कई विद्यार्थियों की मृत्यु और घायल होने का समाचार अत्यंत दुखद है। मेरी प्रार्थना है कि ईश्वर शोक संतप्त परिवारजनों को ये पीड़ा सहन करने की शक्ति प्रदान करें। मैं इस दुर्घटना में घायल हुए विद्यार्थियों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झालवाड़ में स्कूल हादसे पर दुख व्यक्त किया है। पीएमओ एक्स हैंडल पर पीएम मोदी ने लिखा, राजस्थान के झालवाड़ स्थित स्कूल में हुआ दर्दनाक हादसा बेहद दुखद है। इस कठिन घड़ी में मेरी संवेदनाएं पीड़ित छात्रों और उनके परिवारजनों के साथ है। मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। अधिकारी प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने हादसे की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। झालावाड़ के पिपलौदी में सरकारी विद्यालय की छत गिरने से हुआ हादसा दुखद एवं हृदय विदारक है। प्रशासन को हादसे से मैं घायलों के बेहतर इलाज के निर्देश दिए हैं। मैं अधिकारी और डॉक्टरों के लगातार संपर्क में हूं। हादसे में जिन्होंने अपने मासूम बच्चों को खोया है, उसकी भरपाई तो नहीं हो सकती, पर इस गंभीर घटनाक्रम की उच्च स्तरीय जांच करवाकर जिम्मेदारों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसे के वक्त 35 से 40 बच्चे वहां उपस्थित थे। तभी अचानक स्कूल की छत गिर गई। घटना के बाद स्कूल में चीख पुकार मच गई और गांव में अफरा तफरी फैल गई। घटना के तुरंत बाद गांव वाले दौड़कर स्कूल पहुंचे और पुलिस प्रशासन को सूचना दी। जेसीबी मशीन की मदद से मलबा हटाया गया और बच्चों को बाहर निकाला गया। हम स्कूल में आए, सर ने बोला आप कमरे में बैठो प्रार्थना करेंगे। फिर ऊपर से कंकर गिरने लगे। किसी बच्चे ने बोला सर कंकर गिर रहे, तो उन्होंने कहा कुछ नहीं गिर रहा है। तो फिर एकदम से ने बिल्डिंग गिरने लगी और हम तो बाहर निकले आए और वो अंदर ही रह गए। स्कूल में साहब 8 बजे लगभग स्कूल डाल की बच्ची दर्द किया कूर के लाया ये 1.5 के माता बान नहीं याद नहीं रहा कि भाई स्कूल डाल रही तो याद तू करा। राजस्थान के शिक्षा सचिव कृष्ण कुणाल ने अस्पताल का दौरा किया और पीड़ितों का हाल जाना। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आपत्तिजनक और भ्रामक जानकारियों के खिलाफ सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आपत्तिजनक और भ्रामक जानकारियों के खिलाफ सरकार ने सख्त कदम उठाया है। केंद्र सरकार ने आपत्तिजनक सामग्री के प्रसारण को लेकर 25 ओटीटी प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने ऐसे 25 ओटीटी प्लेटफॉर्म की वेबसाइटों और ऐप्स को बंद करने का निर्देश दिया है जो अश्लील सामग्री दिखा रहे थे। इन प्लेटफॉर्म्स में उल्लू, बिग शॉट्स, वाव एंटरटेनमेंट, शोएक्स, ALTT, जलवा ऐप, मनोरंजन देखो, हिट प्राइम, फेनो, सोल टॉकीज और अड्डा टीवी शामिल हैं। ये कार्रवाई गृह मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विधि मामलों के विभाग, उद्योग निकायों, फिकी और CII तथा महिला और बाल अधिकारों से जुड़े विशेषज्ञों के परामर्श के बाद की गई। इस मामले में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 और IT नियम 2021 के प्रावधानों के तहत अधिसूचनाएं जारी की गई हैं। सरकार के इस कदम का मनोरंजन जगत से जुड़े कई हस्तियों और सांसदों ने स्वागत किया है और कहा है कि समाज में कुछ सीमाएं और मर्यादाएं होनी ही चाहिए। was much waited and now it is much appreciated कि जो खासकर जिस तरह से जो ऐप जो इलीगल हैं उनके प्रति उनके अगेंस्ट जो ये स्टेप लिया गया है, इट इज अप्रिशिएटेड। सरकार का निर्णय संस्कृति को लेके, भारत को लेके जरूरी था। जहां पे ऐसे OTT जो लाइसेंस्ड हैं, अनलाइसेंस्ड हैं, वो सॉफ्ट पॉर्न बना रहे हैं या गलत फिल्में बना रहे हैं या गलत फिल्मों को प्रदर्शित कर रहे हैं, उस पर ये सरकार ने निर्णय लिया है और ये पूरे देश की जनता का एक संदेशा था। इससे चीजें संतुलित होंगी, लोग एंटरटेनमेंट में अपनी मर्यादाओं को
परिवार को, भारत की संस्कृति को, भारत के विचारधाराओं को याद रख के बनाएंगे। बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छा किया है। मैंने पार्लियामेंट में जो मैंने पहली बार बोला था जिस सब्जेक्ट पर, वो यही सब्जेक्ट था कि OTT पर जो भी अश्लील कंटेंट या ऐसा कंटेंट है जो भ्रामक है या जो बहुत ज़्यादा जिसमें हिंसा है, उस तरह का कंटेंट जो हम घर में बैठ के परिवार के साथ नहीं देख सकते, वो बंद कर देना चाहिए। आज बंद हो गया। बहुत अच्छा काम किया सरकार ने। रिपोर्ट के अनुसार मंत्रालय को ये पता चला कि ये ऐप्स और वेबसाइट्स आपत्तिजनक विज्ञापन और अश्लील कंटेंट प्रसारित कर रही थीं, जो कई भारतीय कानूनों का उल्लंघन कर रहा था। इसके बाद मंत्रालय ने इन सभी पर कार्रवाई करते हुए देश भर में एक्सेस ब्लॉक करने का आदेश जारी किया। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़। भारत यूनाइटेड किंगडम मुक्त व्यापार समझौता यानी इंडिया UK FTA अब भारतीय राज्यों के लिए नए निर्यात अवसर खोलने जा रहा है। महाराष्ट्र के ऑटो पार्ट्स से लेकर बंगाल की चाय और राजस्थान के हैंडीक्राफ्ट तक लगभग हर राज्य को लाभ मिलने वाला है। टैरिफ कटौती और UK में बेहतर बाजार पहुंच के साथ फार्मा, टेक्सटाइल, सी फूड और MSME सेक्टर को खास फायदा होगा। देखिए हमारे संवाददाता तापस भट्टाचार्य की तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रिपोर्ट थी, काफ़ी महत्वपूर्ण ये खबर थी। और आइए अगली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौता देश के साथ बिहार के लोगों के लिए भी निवेश के नए अवसर खोलेगा। ब्रिटेन के मॉल में अब भागलपुर सिल्क की साड़ी और कपड़े सजे दिखेंगे। साथ ही टैरिफ कटौती और UK में बेहतर बाजार पहुंच से राज्य के एग्रीकल्चर उत्पाद और कला को भी सीधा फायदा पहुंचेगा। इन उत्पाद के निर्यात में बड़ी आसानी होगी। कपड़े पर शून्य शुल्क से बांग्लादेश और कंबोडिया जैसे देशों के बीच भारत को कॉम्पिटिटिव एज मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेहतर कीमत मिलने से भागलपुरी सिल्क से जुड़े व्यापारियों और कामगारों की आर्थिक स्थिति भी बेहतर होगी। बिहार की शाही लीची पहले भी ब्रिटेन भेजी जाती थी, मगर अब टैक्स कम होने से निर्यात बढ़ेगा। साथ ही ब्रिटेन के बाजारों में सिक्की कला की धूम देखने को मिलेगी, जिससे इस कला को वैश्विक पहचान मिल सकेगी। वर्तमान में भारत दुनिया में मखाना निर्यात करने वाला सबसे बड़ा देश है। भारत से कुल मखाना निर्यात का 80% बिहार से होता है। ब्रिटेन के साथ मुक्त व्यापार समझौते से मखाना के निर्यात को सीधे बढ़ावा मिलेगा। समझौते को लेकर बिहार के व्यवसायियों में खासा उत्साह है। जो भारत सरकार और UK के सरकार के द्वारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया गया है, उससे मखाना को अंतर्राष्ट्रीय बाजार मिलेगा और आयात शुल्क में कहीं ना कहीं 99% की कमी आएगी। इस कमी से होने से भारतीय मखाना विदेशों में भी अपना एक डंका बजा पाएगा और हमारे किसानों को बहुत इसका लाभ डायरेक्टली मिलेगा। मखाना ही नहीं, लेदर इंडस्ट्री, कपास इंडस्ट्री, बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्री है जिसको कि लाभ मिलेगा। अभी भारत ने हाल में ब्रिटेन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को समझौता को साइन किया है, जिसमें एग्रीकल्चर के जो इंडिया का एक्सपोर्ट है उसको काफ़ी बड़ा पुश मिलने वाला है। और उसी जो समझौते में बिहार की जो कुछ प्रोडक्ट हैं, जैसे भागलपुरी सिल्क है, मखाना है और शाही लीची, इन तीनों को भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का समझौते का लाभ मिलने वाला है, जो आने वाले समय में बिहार के जो होता है आर्थिक विकास में एक काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान करेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने कार्यकाल के 3 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। इस अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में राष्ट्रपति ने वर्चुअल मोड में राष्ट्रपति भवन से जुड़े विभिन्न कार्यों का लोकार्पण किया। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सफलताओं से भरे अपने कार्यकाल के 3 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने वर्चुअल मोड से राष्ट्रपति भवन से जुड़े विभिन्न कार्यों का उद्घाटन किया। इनमें दिव्यांगजन अनुकूल RB स्टेट की घोषणा, सिकंदराबाद के बोलाराम में राष्ट्रपति निलायम पहल का शुभारंभ, राष्ट्रपति निवास मशोबरा शिमला में पहल का शुभारंभ, 22 भारतीय भाषाओं में राष्ट्रपति भवन की वेबसाइट का शुभारंभ शामिल है। हम लोगों का सदा ये प्रयास रहता है कि समाज के सभी वर्गों, विशेषकर वंचितों और पिछड़े वर्गों के लोगों को देश की विकास यात्रा से प्रभावी ढंग से जोड़ पाएंगे। मुझे विशेष प्रसन्नता है कि हमने राष्ट्रपति भवन को दिव्यांगजनों के लिए अधिक सुगम बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति ने ई उपहार सीजन 2 की शुरुआत की।
राष्ट्रपति निलायम, राष्ट्रपति निकेतन और राष्ट्रपति निवास के बच्चों के संदेशों की स्मृतियों का अनावरण किया। राष्ट्रपति के वर्तमान कार्यकाल के दौरान प्रमुख उपलब्धियों पर ई-बुक का लोकार्पण किया गया। इसके अलावा राष्ट्रपति ने मार्च 2027 तक राष्ट्रपति भवन को नेट जीरो बनाने की पहल की घोषणा की। इस 3 वर्ष में ऐसे अनेक निर्णय लिए गए हैं और कार्य किए गए हैं जिनसे सामान्य लोगों को राष्ट्रपति भवन के साथ जुड़ाव बढ़ा है। 3 साल में हम लोगों का आगंतुकों का सुविधा के लिए राष्ट्रपति भवन का गौरव बढ़ाने के लिए बहुत सारे छोटे छोटे काम किए। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि देश को प्रगति के पथ पर आगे ले जाने के लिए सभी के सम्मिलित प्रयास निरंतर आगे जारी रहेंगे। चंद्रशेखर, डीडी न्यूज। प्रौद्योगिकी विकास निधि TTF योजना के अंतर्गत डीप टेक और अत्याधुनिक परियोजनाओं को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए 500 करोड़ रुपए के अतिरिक्त अनुदान या कोष को मंजूरी दी है। डीप टेक परियोजनाओं के चयन और पहचान की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। वर्तमान में TDF द्वारा 9 परियोजनाएं शुरू की गई हैं। DRDO उद्योग अकादमिक उत्कृष्टता केंद्रों DIA COE के माध्यम से स्वीकृत 4 परियोजनाओं में 9 उद्योग कार्यरत हैं। ये परियोजनाएं कई अनुसंधान क्षेत्रों को कवर कर रही हैं। इनमें एरोस्पेस सिस्टम और सामग्री, माइक्रो और नैनो सिस्टम विज्ञान और प्रौद्योगिकी, नौसेना प्रणाली और नौसेना प्रौद्योगिकियां, एरो इंजन, रेगिस्तान युद्ध प्रौद्योगिकियां, सूचना और युद्ध खेल प्रौद्योगिकियों के लिए AI आदि शामिल हैं। राहुल गांधी के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में आरक्षित पदों को खाली रखने के आरोप पर भाजपा ने जोरदार पलटवार किया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि कांग्रेस ने हमेशा से ही OBC, SC, ST सहित वंचित लोगों का शोषण किया है और वो अब भाजपा सरकार पर बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी फिर एक बार झूठ की सहारा लिया है। उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार OBC के लिए कुछ नहीं किया। आज़ादी के उपरांत पहली बार एक OBC के नेतृत्व में पिछले 11 साल से भारत की सेवा की जा रही है। उस पर कांग्रेस पार्टी की बहुत बड़ी दिक्कत उनको हो रही है। कांग्रेस पार्टी OBC विरोधी है, SC, ST विरोधी है, वंचित वर्गों की विरोधी है। अपने झूठ को छुपाने के लिए जिन्होंने OBCयों को अपमानित किया है, जिन्होंने केवल झूठ की राजनीति किए हैं, उनको ये सत्य को सामना करना मुश्किल हो रहा है। हैदराबाद के बिड़ला तारामंडल में GP बिड़ला स्मृति व्याख्यान का आयोजन हुआ। इस समारोह में इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर V नारायणन ने अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए भारत के साहसिक रोड मैप को साझा किया। उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि इसरो का लक्ष्य 2035 तक अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करना है। इस बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इसरो एक 40 मंजिला इमारत जितनी ऊंचाई वाला विशाल रॉकेट विकसित कर रहा है। डॉक्टर नारायणन ने 12 उन्नत रॉकेट विकसित करने के लिए नासा के साथ इसरो के सहयोग के बारे में भी जानकारी दी। इस खास अवसर पर डॉक्टर नारायणन को अंतरिक्ष अनुसंधान में उनके उत्कृष्ट योगदान के GP बिड़ला स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार संस्थान के अध्यक्ष निर्मला बिड़ला ने उन्हें प्रदान किया। This year we are going to have 12 launch vehicle missions, and third mission is planned this 30th this year. And this is the entire program what we have approved, what we have shown to government. And now we are building our own, working for building our own space station. We are going to have our own Chandrayaan landing. Right now 55 satellites are in the orbit serving the common man of this country, and another 3 years this number has to become almost 3 times. Because the requirement is huge. If you have to connect entire train, entire vessels, entire vehicles, and
recently yesterday my friend was telling, when somebody is building national highway, whether how many area will be flooded, you have to understand through satellite. And actually the demand is so much, we have to build a lot of satellites, so we are working towards that. डीआरडीओ ने उन्नत मानव रहित हवाई वाहन प्रक्षेपित परिशुद्ध निर्देशित मिसाइल V3 का सफल परीक्षण किया। डीआरडीओ ने आंध्र प्रदेश के कुर्नूल स्थित राष्ट्रीय मुक्त क्षेत्र रेंज परीक्षण रेंज में यूएवी लॉन्च्ड प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल ULPGM V3 का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया है। ये मिसाइल डीआरडीओ द्वारा पूर्व में विकसित और वितरित ULPGM V2 मिसाइल का उन्नत संस्करण है। ये मिसाइल एक उच्च तकनीक वाले दोहरे चैनल सीकर से सुसज्जित है जो विभिन्न प्रकार के लक्ष्यों पर प्रहार कर सकता है। ये मिसाइल दिन और रात में लक्ष्य को साधने की क्षमता रखती है। ये मिसाइल 3 मॉड्यूलर वॉरहेड विकल्पों से सुसज्जित है जिनमें एंटी आर्मर, एंटी बंकर और प्री फ्रैगमेंटेशन वॉरहेड शामिल हैं। ये मिसाइल डीआरडीओ की विभिन्न प्रयोगशालाओं द्वारा मिलकर विकसित की गई हैं। डीआरडीओ कई भारतीय कंपनियों के साथ मिलकर लंबी दूरी और उच्च क्षमता वाले यूएवी के साथ ULPGM हथियारों के एकीकरण पर काम कर रहा है। भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े के जहाज वियतनाम के दानांग पहुंच गया है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री संबंधों को प्रगाढ़ और समुद्री सहयोग को बढ़ावा देने की दिशा में ये अहम कदम है। वियतनाम पीपुल्स नेवी VPN और वियतनाम पीपुल्स कमेटी द्वारा इन जहाज़ों का औपचारिक स्वागत किया गया जो भारत वियतनाम द्विपक्षीय संबंधों की गर्मजोशी और बढ़ते उत्साह को दर्शाते हैं। ये तैनाती भारत के महासागर के दृष्टिकोण के अनुरूप है और एक पसंदीदा भागीदार बनने की भारतीय नौसेना की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। वियतनाम की ये यात्रा भारत वियतनाम रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक नियम आधारित समावेशी समुद्री व्यवस्था को आगे बढ़ाने में एक और मील का पत्थर साबित होगी। चंडीगढ़ को ऐसे ही नहीं सिटी ब्यूटीफुल कहा जाता है। शहर को सिटी ब्यूटीफुल का टैग दिलाने और इसे कायम रखने में शहर के लोगों की अहम भूमिका है क्योंकि शहर को साफ सुथरा रखने में पहली जिम्मेदारी शहर वासियों की है। इस बात को सिद्ध कर रहे हैं शहर के 87 साल के रिटायर्ड IPS इंद्रजीत सिंह सिद्धू। पंजाब पुलिस से रिटायर्ड DIG इंद्रजीत सिंह सिद्धू चंडीगढ़ के सेक्टर 49 में रहते हैं और 87 साल की उम्र में भी वो शहर को साफ सुथरा रखने में अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहे हैं। इंद्रजीत सिंह सिद्धू इस उम्र में भी अपने एरिया की सफाई करने में जुटे रहते हैं। उन्हें जहां भी कूड़ा नज़र आता है उसे हटाने में जुट जाते हैं। वहां से गुजरने वाले लोग उनका वीडियो बनाते हैं लेकिन शायद लोगों को इंद्रजीत सिंह सिद्धू के बारे में कभी आभास नहीं हुआ कि वो रिटायर्ड IPS अधिकारी हैं। इंद्रजीत सिंह सिद्धू मूल रूप से पंजाब के संगरूर की तहसील धुरी के गांव बुगरा के रहने वाले हैं। उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने इंद्रजीत सिंह सिद्धू की तारीफ की है। रिटायर्ड IPS अधिकारी का कहना है कि ये देखकर दुख होता है कि शहर की पढ़ी लिखी आबादी शहर को गंदा कर रही है। बड़ी बड़ी और महंगी गाड़ियों से लोग सड़क पर कूड़ा फेंक देते हैं। ये देखकर बड़ा दुख होता है क्योंकि लोग अपनी जिम्मेदारी को समझ नहीं रहे हैं। उनका कहना है कि मैं जब तक शारीरिक तौर पर तंदुरुस्त रहूंगा तब तक सफाई करता रहूंगा। लोग मेरे से ज़्यादा समझदार हैं। मैं तो ऐसे ही मन में आता है कि कूड़ा नहीं होना चाहिए तो कूड़ा नहीं होना चाहिए। किसको बोलें, जिसको बोलेंगे वो कहेगा कि मैं तेरे से घटिया हूँ, तू उठा ले, तो फिर मैं खुद ही उठा लेता हूँ, किसी को नहीं कहता। पहले पहले कहते थे पागल है ये, ऐसे हो गया, अब बंद हो गए। पर फिर भी मरी हुई बिल्ली FL और गंदगी फेंकने से बाज नहीं आते, पैसे उठाओ। मैं उठा लेता हूँ क्योंकि हमें तो सफाई से मतलब है। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच जारी संघर्ष में स्थिति किस घातक मोड़ पर पहुंच चुकी है इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि थाईलैंड के कार्यवाहक प्रधानमंत्री फुमथम विचायाचाई ने कह दिया है कि संघर्ष जल्द ही युद्ध में बदल सकता है। वहीं थाईलैंड ने सीमावर्ती 8 जिलों में मार्शल लॉ घोषित कर दिया है। इस बीच मलेशिया की ओर से संघर्ष विराम की कोशिश की जा रही है। दोनों देश मलेशिया के प्रस्ताव पर विचार करने की बात कह रहे हैं। हजारों साल पुराने शिव मंदिर को लेकर थाईलैंड और कंबोडिया के बीच शुरू हुआ संघर्ष दूसरे दिन भी जारी रहा। सीमा पर भीषण होती सैन्य झड़पों ने
दोनों देशों को जंग की कगार पर लाकर खड़ा किया है। मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जबकि हजारों लोग विस्थापित हो चुके हैं। इस बीच थाईलैंड के कार्यवाहक प्रधानमंत्री ने चेतावनी देते हुए कहा कि सीमा पार संघर्ष युद्ध में बदल सकता है। उन्होंने कहा कि 48 घंटे से कम समय में 1,38,000 लोगों को घर छोड़कर शिविरों में जाना पड़ा है। दोनों पक्ष एक दूसरे को पहले हमला शुरू करने के लिए जिम्मेदार बता रहे हैं। थाईलैंड ने कंबोडिया पर जानबूझकर नागरिकों को निशाना बनाने, जबकि कंबोडिया थाईलैंड पर क्लस्टर बमों का इस्तेमाल करने का आरोप लगा रहा है। दोनों देशों के बीच लंबे समय से चला आ रहा सीमा विवाद गुरुवार को जेट, तोपखाने, टैंक और जमीनी सैनिकों के हमले के साथ तीव्र लड़ाई में बदल गया। इस बीच कंबोडिया के प्रधानमंत्री हुन मानेट ने कहा कि युद्ध विराम के लिए मलेशियाई प्रधानमंत्री के प्रस्ताव का समर्थन किया था। हालांकि बाद में थाईलैंड ने इस योजना के प्रति अपना प्रारंभिक समर्थन वापस ले लिया। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच ताजा विवाद बीते 2 महीने से जारी है। 28 मई को एमराल्ड ट्रायंगल पर दोनों देशों की सेनाओं के बीच भिड़ंत हुई, जिसमें एक कंबोडियाई सैनिक की मौत हो गई थी। गुरुवार सुबह यह विवाद और गहरा गया। कंबोडियाई सेना के मुताबिक थाई सैनिकों ने सीमा के पास ता मुएन थान मंदिर की ओर बढ़त बनाई और उसके चारों ओर कटीली तार लगा दी। इसके बाद थाई सैनिकों ने ड्रोन छोड़ा और हवाई फायरिंग की, जबकि थाई सैनिकों का कहना है कि कंबोडियाई सैनिकों ने संघर्ष पहले शुरू किया। इस तनाव को कम करने की कोशिश की गई, लेकिन जब बात नहीं बनी तो गोलीबारी शुरू हो गई। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच विवाद 1 सदी से भी ज्यादा पुराना है, जब कंबोडिया पर फ्रांसीसी औपनिवेशिक कब्जे के दौरान दोनों देशों के बीच सीमाएं पहली बार खींची गई थीं। नए नक्शे में 11वीं सदी के खमेर साम्राज्य द्वारा निर्मित प्रीह विहार मंदिर को कंबोडिया का हिस्सा बताया गया, लेकिन थाईलैंड ने इसे कभी स्वीकार नहीं किया। कंबोडिया मामले को अंतर्राष्ट्रीय अदालत में ले गया, जहां से उसके पक्ष में मुहर लगी। मंदिर को कंबोडिया का हिस्सा तो बताया, लेकिन आसपास की जमीनों को लेकर कोई फैसला नहीं दिया। 2008 में जब कंबोडिया ने विवादित सीमा क्षेत्र में स्थित 11वीं सदी के एक मंदिर को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में रजिस्टर करने की मांग की, तो दोनों देशों के बीच दुश्मनी और बढ़ गई। 2013 में आईसीजे ने मंदिर के साथ साथ आसपास के इलाकों को भी कंबोडिया का हिस्सा बताया। बावजूद इसके दोनों देशों के बीच तनाव बरकरार है और अब तो नौबत युद्ध की आ गई है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।